वेलकम टू विजडम क्लासेस। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो संविधान सभा थी, उनके सदस्यों ने दुनिया के कई देशों के संविधानों का अध्ययन करके उनकी खूबियों को अपने देश की जो डाइवर्सिटी और जो परिस्थितियाँ थीं उनको देखते हुए उन्हें अपने अनुसार मॉडिफाई करते हुए अपनाया था। लेकिन फिर भी जो आलोचक हैं वो भारत के संविधान को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन या बैग ऑफ बोरोइंग या कहें तो उधार का थैला कहते हैं, क्योंकि इसे हमने कई जगह से कई देशों के से की खूबियों को कॉपी करके अपने संविधान में शामिल किया है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि हमने उसे अपनी परिस्थितियों के अनुसार ढाल कर किया। जहां हमें मॉडिफाई करना था हमने वहां मॉडिफाई किया अपने हिसाब से। तो अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने इसे ये कहा, आलोचकों ने, कि पैच वर्क ऑफ सेवरल इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस, पैच वर्क भी बोला। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, चाहे कितने भी देशों की खूबियों को देखने के बाद में बनाया गया हो, लेकिन एक कॉपी अगर की गई है तो ये देश के लिए अच्छा रहा और ये आज भी हमारा देश इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अच्छी तरीके से चल रहा है। तब हमें देखते हैं कि किस देश से हमारे, वैसे प्रमुख रूप से 10 देशों से हमने जो मेन बातें ली हैं उनके बारे में आज हम पढ़ रहे हैं। और ये देखते हैं कि इसको मैंने एक नए तरीके से तैयार किया है। आपको एक साथ लोग पढ़ा देते हैं कि कनाडा से ये लिया, इससे ये लिया, इससे लिया, तो अब मैं आपको उसमें जो चीज़ें हैं कन्फ्यूज़न करती हैं और एग्ज़ाम में जब जाते हैं तब वहाँ पर जाके पता लगता है कि अरे ये हमने तैयार किया था इससे, लेकिन रीज़न ये। तो हम उसका मीनिंग भी बताते जाएंगे उन वर्ड्स का, और पार्ट टू पार्ट हम अलग अलग तरीके से उसको सेगमेंट्स में बांट के पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में हमने किस किस चीज़ से क्या क्या चीज़ें ली। प्रस्तावना जैसे मालूम है, उद्देश्य प्रस्ताव जो जवाहरलाल नेहरू जी ने तैयार किया था, उसी को बाद में मतलब संविधान सभा में डिस्कशन के बाद में उसी को अपना लिया गया था, क्या, प्रस्तावना के रूप में। लेकिन उसमें हमने कहाँ से क्या क्या लिया था, इस चीज़ को हम यहाँ जानेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल, जो हमने कॉन्सेप्ट लिया था कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रस्तावना को जोड़ना चाहिए या प्रस्तावना को अपनाना चाहिए, ये कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया था, वो यूएसए से लिया था। अब बात आती है कि उसकी लैंग्वेज जो है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी। अब बात आती है कि हमने उसमें जो आइडिया एक है लिबर्टी, इक्वलिटी ऑफ एंड फ्रेटर्निटी, इसको हम ये कहें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना, जो ये है ये हमने कहाँ से ली है, फ्रांस से। तो ये जो आइडिया हमने उसमें लिया है वो फ्रांस का फ्रांस से लिया है। ऐसे ही हमने रसिया से कौन सा आइडिया लिया है अपनी प्रीएम्बल में, आइडिया ऑफ जस्टिस। और जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो आपको पता लगा प्रीएम्बल से हमारे कौन से 4 देश जुड़े हुए हैं, यूएसए जुड़ा हुआ है, फ्रांस, रसिया और ऑस्ट्रेलिया। अब यूएसए कॉन्सेप्ट के लिए, ऑस्ट्रेलिया लैंग्वेज के लिए, रसिया जो है आइडिया ऑफ जस्टिस के लिए और फ्रांस जो है आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी के लिए। तो ये इस तरीके से ये हो गया। अब हम देखते हैं पार्लियामेंट के कौन कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से ली हैं। पार्लियामेंट का जो है इस पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारा ब्रिटेन का रहा है। तो अब हमने यूके की बात करते हैं। तो यूके से हमने बाईकैमरल पार्लियामेंट, यानी कि द्विसदनात्मक जो है हमारी संसद है। आपको मालूम होगा राज्यसभा और लोकसभा 2 सदन हैं, 2 सदनात्मक है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कहाँ से है, ये हमारी ये चीज़ ली है हमने कहाँ से, हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि हम इसी हमारे जब वो यहाँ पे शासन कर रहे थे तो हमने वहीं से उसी चीज़ों को ज़्यादातर हमने सबसे ज़्यादा तो हमने 1935 का जो उनका एक्ट है, तो उस एक्ट की बहुत सी बातें हमने ली हैं और उसके बाद में इन देशों से ये सब चीज़ें हमने अपने संविधान में शामिल की हैं। तो बाई कैमरल पार्लियामेंट की बात हो गई यूके का। कैबिनेट सिस्टम ऑफ मिनिस्टर्स, जो मंत्रिमंडलीय जो सिस्टम है कैबिनेट का, तो वो जो है हमने कहाँ से लिया है, यूके से। और पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अब ये पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, इसमें क्या होता है, 2 तरीके की गवर्नमेंट की बात चलती है। एक होती है प्रेसिडेंशियल, जो यूएसए में अपनाई गई है, और एक है ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हम लोगों ने अपनाई है, ये ब्रिटेन से ली गई है।
क्योंकि वहाँ भी इसी को अपनाया गया है। अब ये होती क्या है, अंतर क्या है इसमें, जैसे जो उसका हेड होता है, तो जो हेड होता है वो दो तरीके के हेड होते हैं। एक होता है नॉमिनल हेड और एक होता है रियल हेड। नॉमिनल हेड क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, और रियल हेड वास्तव में वास्तविक शक्तियाँ किसके पास होती हैं, पीएम के पास में। तो इस तरीके की जो है, और जो प्रेसिडेंशियल की बात आती है उसमें केवल एक हेड होता है, वो प्रेसिडेंट होता है, तो सारी पावर्स उसके हाथ में होती हैं। तो इस तरीके से हो गया। अब स्पीकर इन लोकसभा, जो लोकसभा में स्पीकर का पद है वो हमने कहाँ से लिया है, यूके से। ये हो गया पार्लियामेंट से संबंधित बातें हो रही हैं अभी, वैसे तो यूके से और भी चीज़ें ली हैं, आगे पढ़ेंगे। तो अब यह आता है पार्लियामेंट से राज्यसभा की बात करें। अब राज्यसभा में अब आप देख रहे होंगे कि ये दो चीज़ें हैं, नॉमिनेटेड मेंबर और इलेक्टेड मेंबर। अब जब इलेक्टेड मेंबर की बात करते हैं तो उन्हें चुनने का जो प्रोसीजर है, इलेक्शन जो है किस तरीके से होता है उनका राज्यसभा का, आपको पता होगा। राज्यसभा का इलेक्शन, जो हमारी राज्यों की विधानसभाएं होती हैं उनके सदस्य जो होते हैं वो चुनते हैं हर राज्य में, उस तरीके से राज्यसभा में। तभी तो कहते हैं कि उसकी जो 4th शेड्यूल है उसमें राज्यसभा सदस्य किस देश से, वो किस राज्य से कितने राज्यसभा सदस्य उसमें दिया हुआ है। तो ये इलेक्शन का प्रोसीजर की बात हो रही है। तो इलेक्शन प्रोसीजर इलेक्शन का जो है राज्यसभा मेंबर्स का, वो तो लिया गया है साउथ अफ्रीका से। और वहीं पर अगर हम बात करें कि नॉमिनेशन जो है, नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं, 12 होते हैं ना राज्यसभा में, तो ये 12 जो नॉमिनेटेड मेंबर है ये आयरलैंड से है। अब बात आती है कि ये दी हुई है जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आर्टिकल 108 में दिया हुआ होता है, संयुक्त बैठक की बात की हुई है। तो इसमें क्या होता है, 108 में कुछ परिस्थितियां दी हुई हैं जिसमें जो कोई बिल होता है वो अटक जाता है। तो किस परिस्थितियों में अटक सकता है वो, ऐसा हो सकता है कि एक दूसरा हाउस इसे रिजेक्ट कर दे, या उससे डिसएग्री हो, या फिर 6 महीने से ज़्यादा तक उसने बिल पर कोई कार्रवाई ना की हो। तो इन कुछ परिस्थितियों में ऐसा होता है कि जो होता है प्रेसिडेंट जो होते हैं वो संयुक्त बैठक बुला लेते हैं। तो इसे सेंट्रल हॉल में, जो संसद की सेंट्रल हॉल है उसमें सारे जो है राज्यसभा और लोकसभा सारे सदस्य बैठते हैं, और इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो लोकसभा स्पीकर करते हैं। तो ये एक खास बात और रहती है इसमें, जो मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होते हैं वो उनके लिए जो होती है जॉइंट सिटिंग नहीं होती है। और इसी तरीके से ये बात आती है, न्यूजीलैंड से क्या लिया है हमने, वोटिंग राइट्स ऑफ वुमेन। तो पार्लियामेंट से संबंधित बातें हो गई हमारी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमने पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, तो जो हमने पावर्स ऑफ गवर्नमेंट की बात की है तो हमें मालूम है कि हमने जो शक्तियों को, पावर्स को, गवर्नमेंट की पावर्स को क्या 7 शेड्यूल में मतलब डिस्कशन किया हुआ है। वो क्या है कि 3 तरीके की विषय हमने बांट रखे हैं, एक यूनियन, एक स्टेट और एक कंकरेंट लिस्ट बना रखी है। तो यूनियन लिस्ट में जितने भी विषय हैं उन पे कौन बनाता है, सेंट्रल उसमें बनाता है क्या, मतलब कानून बनाता है, और स्टेट वाले पे स्टेट कानून बनाता है, और कंकरेंट में दोनों बना सकते हैं, जिसमें वरीयता किसको दी जाती है, अगर कोई दोनों बन जाए एक ही टॉपिक पे, एक ही विषय पे, तो वरीयता केंद्र वाले को दी जाती है। तो इस तरीके से जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, तो यहाँ पर मैंने ये सबसे पहले इसीलिए लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, इसको समझ लीजिए। अब आता है ऊपर ही क्या दिया हुआ है, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो जो फेडरेशन का सिस्टम है, तो हमारे यहाँ ट्रू फेडरेशन का सिस्टम नहीं है, इसे क्वासी फेडरेशन की तरह मान लिया जाता है। तो इसमें जो है मेनली जो सेंटर वाला है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया है, और राज्यों को जो है उनकी तुलना में कम शक्तियां हैं, लेकिन है स्वतंत्रता उन्हें भी मिली हुई है, लेकिन अपने क्षेत्र में काम करने की राज्य में, लेकिन फिर भी सेंटर को ज़्यादा पावर्स दे दी है। इसीलिए कहा जाता है कि केंद्र की ओर झुका हुआ हमारा जो है फेडरेशन है। तो इसे अब रिजिडरी पावर्स की बात की जा रही है, इसमें ये दिख रहा होगा आपको, रिजिडरी पावर्स की बात कर रही है। ये कहते हैं अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियाँ ये हैं कि जो 3 लिस्ट की बात की थी उनमें तो हमने कुछ विषय लिख दिए। अब ऐसे भी हो सकता है कि कुछ विषय बाद में ऐसे आएँ कि जो संविधान में ना लिखे गए हों इन सूचियों में, तो उनके लिए उससे संबंधित चीज़ें होती हैं वो अवशिष्ट में आ जाती हैं, और अवशिष्ट सारी किस में आ जाएंगी, वो उस पर कौन बनाएगा, सेंटर उस पर कानून बनाता है, मतलब कानून बनाता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो होती हैं फेडरेशन से संबंधित या पावर से संबंधित, ये हमने ज़्यादातर कनाडा से लिए हैं। अब एक ये चीज़ यहाँ पे कन्फ्यूजन हमेशा होता है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर।
तो ये जो गवर्नर का जो पद की बात आती है कि ऑफिस ऑफ गवर्नर, अक्सर आपको दिख जाएगा ऑफिस ऑफ गवर्नर भी लोग कनाडा में लगा देते हैं कि ऑफिस ऑफ गवर्नर जो है, जैसे हमें मालूम ही था कि ब्रिटिश यहाँ पर हमारे ऊपर रूल कर रहे थे, तब उन्होंने जो 1935 का एक्ट बनाया था उस टाइम भी उनके यहाँ गवर्नर वाला सिस्टम था। तो ये जो था, हमने गवर्नर वाला सिस्टम जो है, ऑफिस गवर्नर का पद जो है वो तो हमने 1935 के एक्ट से ही ले लिया था। तो और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे करेंगे, जैसे प्रेसिडेंट करता है ना गवर्नर का अपॉइंटमेंट, तो ये जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है ये हमने कनाडा से लिया है। तो अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, देखते हैं इसमें कंकरेंट लिस्ट की बात की गई है ऑस्ट्रेलिया से। तो मैंने बताया ना 3 लिस्ट, उसमें जो कंकरेंट लिस्ट है वो हमने कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया था, वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया से। और इसी के साथ साथ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन टेरिटरी, तो जो टेरिटरी में ही अगर फ्री है हम, मतलब फ्रीडम मिली हुई है ट्रेड और कॉमर्स करने की, तो ये हमने लिया है किससे, ऑस्ट्रेलिया से। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये टॉपिक थोड़ा सा समझने लायक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये। लॉ, जुडिशरी, यानी कि चाहे एससी और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हमने अलग अलग उससे लिए हैं। अब आते हैं यूएसए की बात करते हैं सबसे पहले। तो जुडिशियल रिव्यू क्या होता है? जुडिशियल रिव्यू को अगर हम समझेंगे तो सुप्रीम कोर्ट की ऐसी पावर है कि ये एग्जामिन करती है कि कोई लॉ जो बनाया है लेजिस्लेचर ने, तो वो मतलब संवैधानिक दृष्टि से ठीक है या नहीं है, कि ऐसा तो नहीं वो उसके बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा हो। अगर ऐसा कंडीशन होती है तो वो या तो उसे पूरी तरीके से समाप्त कर सकता है, या फिर उसमें जो भी चीज़ें मॉडिफाई करने को होती हैं उनको कह सकता है और उनको बदलवा सकता है। तो ये जो होती है उसकी जुडिशियल रिव्यू की पावर है, किसकी होती है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। ऐसी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब है कि जो हमने ये सिस्टम अपना रखा है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, यानी कि सेपरेशन पावर का जो प्रिंसिपल है उसके अनुसार क्या होता है, जो हमारा लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में क्या हैं, कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं, यानी कि विदाउट इंटरफेरेंस एक दूसरे के उसमें ही अपने काम करते हैं। लेकिन ऐसा है हमारे यहाँ पूर्ण तरीके से पूर्णतः ऐसा नहीं है कि अक्सर ऐसी बातें आती रहती हैं कि कार्यपालिका को प्रॉब्लम न्यायपालिका से हो जाती है, न्यायपालिका को विधायिका से हो जाती है। इस तरीके से कुछ ये इश्यूज़ रहते हैं कि जिनके तरह से ये कह नहीं सकते कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। फिर भी ऐसा कहा जा सकता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स के प्रिंसिपल पर हमारा जुडिशरी चल रही है, इसलिए इसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है, यानी कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए जो हमारी जुडिशरी है उसको अपनाया है। कहाँ से? यूएसए से। सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो है ये भी हमने यूएसए से लिया है। अब रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, तो इसका एक प्रोसीजर है, आपने देखा होगा जो किस तरीके से इनको अपने पद से हटाया जा सकता है। तो वो आपको मालूम होगा कि संसद के दोनों सदनों का एक प्रोसीजर बनाया हुआ है, जो मैं आपको आगे चल के जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ाऊँगा तो उसमें आपको प्रोसीजर, सुप्रीम कोर्ट वाले में हम प्रोसीजर को समझाऊंगा किस तरीके से इनका जजेस का रिमूवल होता है। तो ये हमने कहाँ से लिया? यूएसए से। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अब इनको ये जो रेड से दिख रहे हैं सारे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ मेकिंग प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इसमें लोग अक्सर कन्फ्यूजन करते हैं। वो लॉ तो पढ़ लेते हैं, फिर लॉ में क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में आता है 4 ऑप्शन आ गए, उसमें दे दिया ये हमने लॉ मेकिंग प्रोसीजर कहाँ से लिया है, तो वो पता लगता है प्रोसीजर पढ़ा होता है। तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ वाला जापान की जगह, मतलब जो जापान को लगाते हैं, कोई यूके कोई लगाता है, कोई किसी को लगाता है, तो ये कन्फ्यूज़न होता रहता है। इसमें हम इनके वर्ड्स को का मतलब समझेंगे तब हमें समझ में आएगा कौन सी चीज़ कहाँ से ली है। एक नए सिरे से समझते हैं। अब देखिए रूल ऑफ लॉ की बात आती है तो हम रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हो गया कि सबसे बड़ी बात है कि ऐसा सिद्धांत है ये जिसमें सभी पर्सन, यानी कि व्यक्ति कोई भी हो, कोई इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, जो कानून की नज़रों में सब इक्वल हैं, इक्वली ट्रीट करा जाएगा, चाहे उनके पद और उनको नहीं ध्यान रखा जाएगा, ना ये कि वो गवर्नमेंट के हैं या मतलब प्राइवेट हैं
ये किस तरीके से हैं, कुछ भी इस चीज़ पे ध्यान ना दे के कानून की नज़रों में सब समान हैं। तो अगर एक के लिए किसी चीज़ की जो सज़ा है वही दूसरे के लिए है, ये चीज़ जो अपनाई गई है रूल ऑफ लॉ कहा जाता है। इसीलिए देखा होगा कानून की देवी जो होती है आँख में पट्टी बांधे हुए दिखाई गई हैं, तो ये रूल ऑफ लॉ है। ये कहाँ से है, यूके से लिया गया है। अब आता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, ये क्या है, यूएसए से है। तो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब क्या हो जाता है, ये रूल ऑफ लॉ से थोड़ा सा मिलता जुलता है लेकिन थोड़ा सा हटके है। मतलब कैसे है, इन दोनों को लोग अलग अलग समझ लेते हैं लेकिन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रूल ऑफ लॉ कहता है कि हम सबको समान समझेंगे, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये कहता है कि हम सबको समान तो समझेंगे लेकिन उन परिस्थितियों में कि जिनकी परिस्थितियां एक जैसी हों। जैसे परिस्थितियों का मतलब उनका अमीर और गरीब होना नहीं है, बल्कि परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं जैसे कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके की सज़ा। जैसे हम अगर देखा जाए, अगर 5 साल का बच्चा कोई क्राइम कर रहा है और वही जैसे उसने चोरी की, और वही एक 25 साल का लड़का मतलब नौजवान चोरी कर रहा है, तो उन दोनों की सज़ाओं में अंतर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर मान लिया उसकी 10 साल की सज़ा है, उसमें मान लिया, तो पता लगा 5 साल के बच्चे को भी 10 साल की सज़ा, उससे तो गलतियां धोखे से हुई हैं, लेकिन बड़े को तो गलतियां मतलब जानबूझ के की हुई हुई मानी जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ है। जैसे अगर हम किसी महिला की दृष्टि से देखेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ पर हम इस कानून की नज़रों में उनकी परिस्थितियों की और उनके हिसाब से हमें सज़ाओं में भी अंतर करना पड़ता है, यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का सिद्धांत ये है। तो ये वैसे पॉजिटिव चीज़ मानी जाती है कि सबको एक जैसी सज़ा नहीं दी जा सकती, सब एक जैसे नहीं ट्रीट किए जा सकते। तो ये दोनों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। अब ये समझने की बात है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो यूएसए से है और रूल ऑफ लॉ है वो यूके से है। अब लॉ मेकिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। अब लॉ मेकिंग प्रोसीजर का मतलब क्या है कि जो लॉ कैसे, कोई कानून कैसे बनना है। आपको मालूम होगा कि हमारे यहाँ जो विधानमंडल या फिर ये संसद, तो इसमें आपका प्रोसीजर एक बनाया हुआ है कि कोई पहले ड्राफ्ट आएगा, फिर उसको पेश किया जाएगा, फिर उस बिल पे चर्चा होगी, फिर इस तरीके से आगे चल के जब वो बिल पास होगा तो उसके बाद में प्रेसिडेंट के साइन वगैरह होते हैं, तब जाके वो कानून बनता है, एक्ट बनता है। तो ये जो है लॉ मेकिंग प्रोसीजर है। तो ये जो लिया है हमने यूके से लिया है, ये भी संसद से संबंधित बात है, तो आप समझ लीजिए यूके से संबंधित बात लेते हैं हम इस तरीके से। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये जापान से। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है कि लॉ ने जो प्रोसीजर अब दे दिया, हमें केवल उसी तरीके पे चलना है। हमें क्या मतलब, जो शासन का व्यक्ति है वो उसी के हिसाब से चलेगा। जैसे मान लिया अगर कोई भी व्यक्ति उसी हिसाब से चलेगा। अब इसको उदाहरण के हिसाब से समझते हैं। जैसे मान लिया एक व्यक्ति ने कोई मर्डर किया, तो उसे पता लगता है कि पुलिस ऐसे ही जाके गिरफ्तार नहीं कर लेती है, पहले उसके अगेंस्ट में एफआईआर होती है। तो जब एफआईआर होती है तो उसको जाके गिरफ्तार करती है, और गिरफ्तार करने के बाद में ऐसा नहीं होता है कि उसे 10 दिन तक अपने पास ही रखे थाने में, ऐसा नहीं है। उसके लिए 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो ये कुछ प्रोसीजर बना रखे हैं, इनको तोड़ के नहीं चला जाता है, बल्कि प्रोसीजर ऑफ लॉ को फॉलो किया जाता है। तो प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये किसका वो है, कहाँ से लिया गया है, जापान से। अब आता है कि ये सारी चीज़ें तो लॉ से संबंधित हैं, और ऊपर ये है सस्पेंशन ऑफ, यहाँ पर दिख रहा है जर्मनी का, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन इमरजेंसी। तो अब ये बात कही जाए कि इमरजेंसी का प्रोविज़न कहाँ से लिया है, तो इमरजेंसी का प्रोविज़न है हमारा, ये उसी से है 1935 का जो एक्ट है। लेकिन जो इमरजेंसी के टाइम में फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है, ये कॉन्सेप्ट जर्मनी से है। यहाँ पे आप समझ सकते हो, बीमर जो संविधान था उनका वहाँ से लिया। और आपको मालूम होगा कि जर्मनी को तो आप हिटलर से जानते ही हैं, तो हिटलर की बात समझ जाइए कि भैया वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करना, क्या मतलब सस्पेंड करने वाला, वो तो सबसे पहले याद कर लेना कि उसी से जोड़ लेना जर्मनी को। तो अब ये तो हो गया इससे। और भी बात आती है यहाँ पर एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
जुरिस्डिक्शन जो है, एडवाइजरी का मतलब होता है सलाहकारी वाला जो है, वो इसलिए है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं किसी महत्वपूर्ण मामले में अगर जो सुप्रीम कोर्ट से कुछ सलाह लेना चाहते हैं तो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग वो उनसे परामर्श कर सकते हैं। तो ये जो क्या है सलाहकारी जुरिस्डिक्शन है, यानी कि वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। तो ये उसकी सलाहकारी वाली जो भूमिका है सुप्रीम कोर्ट की, ये कहाँ से ली है? कनाडा से। तो अब आ जाते हैं बाद में, यहाँ पर है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है इसका जो प्रोसीजर है जो वो कहाँ से लिया है? साउथ अफ्रीका से। अब ये मैंने नीचे हिंदी में भी इसलिए दे दिया है क्योंकि लोगों को समझ में आए, जो हिंदी वाले हैं। ये दिख रहा होगा आपको, क्या है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनरावलोकन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून का समान संरक्षण और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, जिनको हिंदी में समझना हो तो। अब ये है कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो सबसे पहले लोग पढ़ाते हैं, मैंने सबसे बाद में लिया है इसको। फंडामेंटल राइट्स जो हमने लिए हैं वो यूएसए से है। बिल ऑफ राइट्स वहाँ पर कहे जाते हैं और वही हमने मतलब अपनाए हैं कहाँ? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जो यूएसए से ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी रिटन है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा देश जो रिपब्लिक है वो कहाँ से लिया है हमने अपना ये कॉन्सेप्ट? फ्रांस से। डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि कोई भी स्टेट जो है पॉलिसी बनाते टाइम इनमें जो 30 आर्टिकल 36 से 51 तक दिए हुए हैं, तो इनको ध्यान में रख के ही क्या करता है अपने जो भी पॉलिसीज़ बनाता है, स्कीम्स लेके आता है, वो इनको ध्यान में रख के ही लेके आता है। और ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है। तो यूएसएसआर हुआ करता था पहले, अब रशिया है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात आती है, इसे जो है हमने बाद में जोड़ा था। आर्टिकल 51A में इसको 51A में इनको बताया गया है। 11 जो हैं ड्यूटीज़ दी हुई हैं। जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट हुआ था तो ये पार्ट 4A में जोड़ा गया था ये आर्टिकल। तो इसमें उस समय तो 10 थे, बाद में अब इस टाइम वर्तमान में 11 जो हैं ड्यूटीज़ दी हुई हैं। अब आता है ये सिंगल सिटीजनशिप। तो हमारे यहाँ एकल नागरिकता है, तो ये कहाँ से लिए हमने? यूके से। अब ये जो स्पेशल प्रोविजंस की बात आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का मैं बार बार जिक्र कर रहा था, तो उससे इमरजेंसी प्रोविजंस जो मैंने बताए थे वो लिए हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन है, और भी हैं, मैंने ये 2-3 इसलिए कर दिए, इनके बारे में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं केवल ये सोचो यही है। अब आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, कैग के बारे में। तो ये इनसे संबंधित क्या है? ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने लायक है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात की है, नॉट इलेक्शन प्रोसीजर। केवल पद जो लिया है प्रेसिडेंट का, हमने वहाँ से लिया है पद। कि हमारे यहाँ भी एक होता है ना कि हमारे संविधान में लिखा है कि एक मतलब प्रेसिडेंट होगा, ऐसे ही ये चीज़ वहाँ से लिया। और लेकिन जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो कहाँ का है? आयरलैंड से। यानी कि प्रेसिडेंट को चुनने का जो तरीका है, जो एकल संक्रमणीय हस्तांतरणीय प्रक्रिया वगैरह पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा होगा तो मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो हमने आयरलैंड से लिया है। अब ये आ जाता है कि जो प्रेसिडेंट की सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस वाली पोजीशन है, ये इसको कहा जाता है, तो ये हमारा यूएसए से है। अब ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का पद भी हमने कहाँ से लिया है? वो यूएसए से लिया है। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट की बात आती है। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग। तो ये क्या है? जब प्रेसिडेंट को अपने पद से हटाया जाता है तो हटाने का एक प्रक्रिया है जिसे महाभियोग प्रक्रिया या इम्पीचमेंट कहते हैं। तो ये जो हमने लिया है वो यूएसए से लिया है। अब आते हैं ऑफिस ऑफ कैग। कैग किसे कहते हैं? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे? ये देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इम्पीचमेंट, महाभियोग। तो ये हमने कहाँ से लिया है? यूके से। अब हम एक साथ देखते हैं, जो हमने ऊपर दिखाया पार्ट में समझाया उस चीज़ को हम एक साथ देखते हैं, जिससे आपको एक रिव्यू हो जाए और आप जल्दी जल्दी समझ जाओ सारे देशों का। अब यहाँ पर देखिए, ये क्या है? फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, रिजिडरी पावर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय प्रेसिडेंट, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये सब कहाँ से? कनाडा से। ठीक है। अब जर्मनी से क्या है? सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स,
इन इमरजेंसी। आयरलैंड से क्या लिया है, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जापान से प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ। अब नीचे यूएसए के बारे में देखिए। अब क्या है, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट नॉट इलेक्शन प्रोसीजर, ये ध्यान रखिएगा कि बाद में कह दो आपने यहाँ क्यों डाल दिया। प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, कॉन्सेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस, फंडामेंटल राइट्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीएम्बल, यानी कि ओनली कॉन्सेप्ट, यहाँ पर भी ध्यान रखिएगा केवल कॉन्सेप्ट लिया है यहाँ से। जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ एचसी एंड मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो ये सब चीज़ें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आप यूके से क्या क्या लिया, जो हम पीछे पढ़ के आए। बाई कैमरल पार्लियामेंट, कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, स्पीकर इन लोकसभा, रूल ऑफ लॉ, रिट ज्यूरिडिक्शन, ये रह गया। रिट ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं तो हमने देखा है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है अगर वो वायलेट हो रहे हैं, जो कि नागरिकों को फंडामेंटल राइट्स लिए हुए हैं, अगर किसी वजह से वो वायलेट हो रहे हैं तो हम कहाँ कोर्ट की शरण में जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में हम रिट दायर कर सकते हैं। तो रिट क्या है, 5 तरीके की रिट दी हुई हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लिए के उसमें दी हुई हैं, और 6 जो है हाई कोर्ट के में दायर कर सकते हैं। तो ये जो है यानी कि हमारा ये क्या है, फंडामेंटल्स का रक्षक भी है सुप्रीम कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन का रक्षक भी है और फंडामेंटल राइट्स का भी। लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात आती है, ऑफिस ऑफ क्या का, ये सब यूके से है। फ्रांस से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। यूएसएसआर से फंडामेंटल राइट्स, आइडिया ऑफ जस्टिस। और ऑस्ट्रेलिया से हमारा कंकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट में से तीसरी वाली लिस्ट, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद टेरिटरी, ज्वाइंट सिटिंग और लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल। साउथ अफ्रीका से इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जबकि क्या था, नॉमिनेटेड किससे थे, आयरलैंड से। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर, गवर्नमेंट इंडिया एक्ट से 35 से इमरजेंसी प्रोविजन, पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ये ऑफिस ऑफ गवर्नर यहाँ पर आया, वहाँ पर क्या था, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसीजर था। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। और अब आप इसमें जो इनके मैंने पॉइंट समझाए हैं इनको याद रखिएगा। बाकी इसकी अगर ट्रिक समझनी होगी तो मैं बाद में ट्रिक भी बना दूंगा, लेकिन इसमें ट्रिक ज़्यादा कामयाब नहीं रहती है, क्योंकि हमारा जैसे मैंने बताया ना, रूल ऑफ लॉ, लॉ मेकिंग प्रोसीजर और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये सब चीज़ों के मीनिंग नहीं पता होंगे ना, तो हम गलतियाँ करवाटेंगे और हम सोचेंगे हम सही करके आए हैं, लेकिन वहाँ पे गलतियाँ होती हैं। इसी तरीके से ये सोर्सेज बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है, इसको ध्यान से देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा इस वीडियो को, आपके फ़ायदे की है। थैंक यू। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे संविधान का मान रखते हुए और ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की ये सीरीज़ शुरू कर चुका हूँ। आज मैंने ये पहला लेक्चर इसमें शुरू किया है, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आगे आपको जो 12 शेड्यूल्स हैं, फिर आपके बारे में पार्ट्स हैं 22, तो इस तरीके से 1 बाई 1 करके मैं आपको सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी तरीके से अच्छे तरीके से सिखाऊंगा। ठीक है, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।